365 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कोमल है और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड यूए रिलेशन। रिसेंटली हमने देखा है कि यूए से एक डेलीगेशन विज़िट किया है इंडिया एंड उस विज़िट के दौरान 4 इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो उन्हीं एग्रीमेंट के रिगार्ड्स हम इंडिया और यूए के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे कोऑपरेशन किया है, कन्वर्जेंस कहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे एंड फिर देखेंगे वे फॉरवर्ड कि अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमने एग्रीमेंट किए थे। फर्स्ट एग्रीमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट एग्रीमेंट हमारा आता है MOU ऑन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। अभी UAE में एक न्यूक्लियर प्लांट सेटअप हुआ है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है और जिसके मेंटेनेंस के लिए इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है UAE ने ग्रेटर देन चाइना, ठीक है। यानी कि चाइना को छोड़ते हुए भारत के साथ MOU साइन किया है न्यूक्लियर कोऑपरेशन के रिलेटेड, यानी मेंटेनेंस के लिए जो न्यूक्लियर प्लांट लगा है UAE में, ठीक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्रीमेंट। सेकंड एग्रीमेंट की मैं बात करता हूँ। सेकंड एग्रीमेंट है हमारा MOU बिटवीन ADNOC एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसका पर्पज़ क्या है? फॉर द क्रूड स्टोरेज इन इंडिया एंड रिन्यूएबल फॉर देयर स्टोरेज, यानी कि जो क्रूड ऑयल है उसके स्टोरेज की बात हो रही है, क्रूड ऑयल के स्टोरेज के रिन्यूएबल के लिए एग्रीमेंट किया है। थर्ड वन हमारा है एग्रीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई। LNG सप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए इसमें 2 कंपनियां हैं, ADNOC। ADNOC मतलब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमारा है, जो दूसरा पार्ट है इंडिया की तरफ से, इंडिया के बिहाफ पे साइन किया है इंडियन ऑयल ने। अब इस एग्रीमेंट का पर्पज़ क्या है? इस एग्रीमेंट का पर्पज़ है डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन LNG सोर्सेज। जो LNG सोर्सेज होते हैं उनके डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस एग्रीमेंट को किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट फॉर अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट बिटवीन ऊर्जा भारत एंड ADNOC। यानी कि जो एग्रीमेंट किया गया है ये किया गया है ऊर्जा भारत और ADNOC। ADNOC यही ADNOC जो ऊपर लिखा हुआ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, लेकिन इसका थोड़ा चेंज है, इसमें है अबू धाबी नेशनल ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट कंपनी। क्लियर? इस कंपनी का नाम ये है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है ब्रिंग ऑयल टू इंडिया, ठीक। कंसेशन की बात हो रही है इस एग्रीमेंट में। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, इससे हमें क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी होगी इंडिया के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी होगी। तो ये हुई हमारे 4 एग्रीमेंट, जिसके लिए जो विज़िट था वो पूरा हाईलाइटेड था। अब हम बात करते हैं इंडिया और यूए के रिलेशंस के बारे में। हम बात करेंगे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए कि क्या हिस्ट्री रहा है
दोनों देशों के बीच में। फॉर द पर्पज ऑफ रिलेशंस, हम सिर्फ रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। फिर हम उसके बाद करेंगे मॉडर्न डे में क्या सिचुएशन है, और फिर हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल टाइम्स में अगर बात करता हूँ तो भारत और यूएई के रिलेशन लगभग 3000 BC से हैं। यहाँ ट्रेड नेटवर्क मिलता है। ट्रेड नेटवर्क किसका होता है? ट्रेड नेटवर्क इंडस वैली और पुरस्कार था एक, एग्जैक्ट मुझे नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों जो हमारी सिविलाइजेशन थी, इन दोनों के जो कनेक्ट था, उसके लिए जो रूट्स थे और सिविलाइजेशन थी, उनका जो कनेक्शन था, उसके लिए रूट्स थे वो कहाँ से जा रहे थे? यूएई से जाते थे। यूएई क्या था? उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल था यूएई का। जैसे कि मैं अगर बात करूं, और भी हमारे जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूं, तो जैसे कि एक बहरीन था, ठीक है, जो अभी किसका पार्ट है? सऊदी अरेबिया का। एक मगन था जो किसका पार्ट है? ओमान का। तो ये सब सिविलाइजेशन को जो रूट कनेक्ट करते थे, ट्रेड रूट्स, उनमें एक क्रूशियल रोल था यूएई का, ठीक। और इन रूट से क्या होता था? ट्रेड होता था। ट्रेड किसका हो रहा है जी? ट्रेड होता था हमारा सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गए, ठीक, गोल्ड हो गया, इन सब के हमारे क्या होते? ट्रेड्स होते थे, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशन। जब बात करते हैं हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि कब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुए, अगर मैं बात करता हूँ 1972 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुए यूएई के साथ, और सेम ईयर यूएई का जो डिप्लोमेट था, उनका ऑफिस यानी एम्बेसी ओपन हो गई थी, सेम ईयर ओपन। एंड 1973 में इंडिया ने ओपन कर लिया अपनी एम्बेसी, कहाँ पे? यूएई में, ठीक है। तो 1972 में हमारा रिलेशन हमारा क्या हुआ? एस्टेब्लिश हुआ डिप्लोमेटिक रिलेशन। उसके बाद हमने 1972 में यूएई ने एम्बेसी ओपन की इंडिया में। 1973 में नेक्स्ट ईयर ही इंडिया ने अपनी एम्बेसी ओपन की यूएई में, ठीक। उसके बाद से हमारे रिलेशंस लगातार बढ़े हैं, चाहे हम कल्चरल एफिनिटी की बात कर लें, है ना। तो लेकिन जब रिलेशन बढ़ते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो धीरे धीरे बायलैटरल मीटिंग्स के साथ रिजॉल्व कर लिए जाते हैं, ठीक। अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव्स की। जब नेगेटिव्स की बात करें तो हम बात करेंगे सब चीज़ों को डिटेल्स में। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल टू प्यूपिल कॉन्टैक्ट। पहले हम जब बात करते हैं प्यूपिल टू प्यूपिल कॉन्टैक्ट, हम सिर्फ हम दो एस्पेक्ट देखते हैं। इससे पहले हमारे पास एक तो डिप्लोमेट होता था, रिलेशन होते हैं, दूसरा मिलिट्री वाइज रिलेशन होते हैं। लेकिन अब एक नया एस्पेक्ट आ रहा है, कल्चरल डिप्लोमेसी, जो क्या होता है? डिप्लोमेसी से बियॉन्ड होता है, डिप्लोमेसी से बाहर की बातें होती हैं उसमें। तो वो क्या होता है? उससे बढ़ता है प्यूपिल टू प्यूपिल कनेक्ट, ठीक। जैसे कुछ लोग माइग्रेशन से जा रहे हैं जॉब के पर्पज़ से, अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, है ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्यूपिल टू प्यूपिल कनेक्ट बन जाता है, ठीक। इसका एक हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है यूएई की, उसका 38% कौन है? इंडियंस हैं अप्रोक्सीमेटली। सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है यूएई में इंडियंस का, ठीक। जो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जो सर्विसेज दे रहे हैं। कहाँ क्या सर्विस दे रहे हैं? बहुत सारे सेक्टर्स में कर सकते हैं। कुछ आईटी हो गया, जैसे कि आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जो स्किल्ड है। जो नॉन स्किल्ड जाते हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में वो क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक्स है उसको आगे बढ़ाने में, यानी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। और जो स्किल्ड हैं वो टेक्नोलॉजी वगैरह में भी यूज करते हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं आपको हर तीसरा व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड में बात करता हूँ तो हर तीसरा व्यक्ति या तो चाइनीज़ मिलेगा या इंडियंस मिलेगा, ठीक है।
जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो हमारा कल्चरल जो इकोनॉमिक्स, कल्चरल जो हमारे रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो क्या होगा, जो एक पॉजिटिव और एक प्लस पॉइंट होता है एज ए कंट्री इंडिया के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, व्यापार की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द गल्फ रीजन। ट्रेडिंग पार्टनर है इन द गल्फ रीजन, किसके साथ, यूएई के साथ। ठीक है, कितने का व्यापार हो रहा है, लगभग जब हम बात करते व्यापार हो रहा है 68.4 बिलियन। अभी हम बात करें ऑब्वियसली डॉलर में, 68.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच, और डाटा है मेरे पास 21 का। अगर इसमें बात करता हूँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया इंपोर्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 24.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, और वहीं इंडिया एक्सपोर्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 25.4 बिलियन डॉलर। अब इसमें डॉलर में बात चल रही है। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। जब कोई भी देश अपने यहाँ बना हुआ सामान दूसरे देश में सेल करता है, बेचता है, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। और दूसरा देश अगर किसी अन्य देश में, सपोज करो कोई अनदर कंट्री इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करता है आके, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारा इंपोर्ट बिल हो गया। और हम कहीं जाके दूसरे देश में, तो क्या हो गया, वो एक्सपोर्ट बिल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से भारत इंपोर्ट करता है 43.04 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट करता है 25.4 बिलियन डॉलर। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा और एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट है। 2022 में यूएई और इंडिया ने सीपा एग्रीमेंट किया है। सीपा एग्रीमेंट होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और इसका जो टारगेट था, जब एग्रीमेंट हुआ था, टारगेट रखा गया था कि दोनों देश 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी हम 2022 में हमने ये एग्रीमेंट किया है, 2024 तक हम पहुँचे हैं और हमारा बिजनेस कहाँ पहुँच गया है, 68.4 बिलियन डॉलर। यानी कि हम बहुत नज़दीक हैं अपने आने वाले टारगेट के अकॉर्डिंग जो हमने सीपा किया है। सीपा क्या होता है, इसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। एक मिनट देना, मैं रेज कर देता हूँ, थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट समझाने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफेंस कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म, यानी काउंटर टेररिज्म एंड डिफेंस कोऑपरेशन की अगर बात करें तो हमने डिफेंस कोऑपरेशन स्टार्ट किया है 2003 में, 2003 में हमने डिफेंस कोऑपरेशन स्टार्ट किया है। डिफेंस कोऑपरेशन जैसे कि हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं, दो बहुत फेमस हैं, डेजर्ट ईगल एंड गल्फ स्टार 1। अब देखो एक सिंपल तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं हम, जैसे कि जो मैक्सिमम एरिया है यूएई का वो डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्ट है ना, तो क्या है, डेजर्ट वाली एक्सरसाइज जो होगी वो किसके साथ होगी, यूएई के साथ। गल्फ स्टार गल्फ एरियाज है, तो गल्फ कंट्रीज किसे बोलते हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनको गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। गल्फ स्टार 1 जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, वन कौन है, ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा यूएई, तो किसके साथ जाएगा, यूएई के साथ जाएगा।
अब एग्जांपल देता हूँ मैं काउंटर टेररिज्म, यानी कि जब कोऑपरेशन कर रही हैं दोनों फोर्सेस, दोनों मिलिट्री कोऑपरेशन कर रही हैं, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट होता है। एक हमें एग्जांपल तौर पर समझ सकते हैं, 2020 में न्यू दिल्ली पे दिल्ली में अटैक होने वाला था, जिसको हमने सक्सेसफुली थ्रोटेड किया था, यानी जिसको हमने सक्सेसफुली रोक दिया था फॉर द कोऑपरेशन बाय द कोऑपरेशन ऑफ यूएई मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, यानी कि हमारे दोनों के कोलैबोरेशन से हमने एक बड़ा इंसिडेंट होने से सक्सेसफुली रोका था। नेक्स्ट है हमारा सिंबॉलिक हार्मनी। जब बात करते हैं सिंबॉलिक हार्मनी की, सिंबॉलिक रूप से हमने देखा है एक एग्जांपल, पहली बार गल्फ में एक आईआईटी ओपन होने जा रहा है। ठीक, आईआईटी क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लस एक हिंदू मंदिर अबू धाबी में बना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंबॉलिक हार्मनी है जो हमें दिखाई देती है हमारे रिलेशंस को किस तरीके से ऊंचाइयां मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस। अभी तक जो हमने बात की थी वो बात की है हमने इंडिया और यूएई के रिलेशंस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि किस तरीके से और किन किन स्टेप्स के माध्यम से, किन किन जो सरकार ने अपनी स्टेप्स लिए हैं, जो रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की कि जब हम रिलेशंस को आगे ले जा रहे हैं तो क्या क्या चैलेंज हमारे सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट चैलेंज के रूप में हमारे सामने आता है ट्रेड बैरियर एंड एक्सपोर्ट चैलेंज। देखो, हम बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड हो भी रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो मार्केट एक्सेस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड मार्केट एक्सेस। ठीक, अभी हमने इसी के लिए हमने किया है सीपा, बताया था ना, सीपा हमने किया है। सीपा क्या होता है मैंने बताया था, आगे हम डिस्कस करेंगे सीपा के बारे में। सी का एग्रीमेंट होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके माध्यम से हम ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं एक अनदर कंट्री के साथ। ठीक है, फैसिलिटेट करेंगे, और जो चैलेंजेस हमें होते हैं, जो चैलेंजेस होंगे उनको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे और रिजॉल्व करेंगे स्मूथ तरीके से, ताकि जो हमारा इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए। जैसे कि हमारा इशू क्या है, लिमिटेड मार्केट एक्सेस, तो वो क्या होगा, रिजॉल्व होगा, है ना। जो हमारे लिमिटेड किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, उनके लिए मार्केट एक्सेस ओपन हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, ये सब के लिए क्या होगा, मार्केट एक्सेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड ऑयल एंड गैस। हिस्टोरिकली हम सब जानते हैं कि जो यूएई है वो उसकी इकोनॉमी है, यूएई की इकोनॉमी हेविली किस पे रिलायंट है, ऑयल एंड गैस पे, सबको पता है ना। तो इंडिया और यूएई दोनों कन्वर्ज करते हैं इस चीज़ को लेके कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी इकोनॉमिक्स को, यानी कि हमें अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, किसी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा हमें एनकरेजिंग द इन्वेस्टमेंट, है ना भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट आज के सिनेरियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, उनमें इन्वेस्टमेंट करो, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो वहाँ इन्वेस्ट करो। मैन्युफैक्चरिंग में लाओ, आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, है ना। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपने आप ही डाइवर्सिफिकेशन के साथ डेवलप होती चली जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द रीजन ऑफ गल्फ या यूएई का रीजन जो है, उसमें हम बात करें जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं बात करता हूँ कि जब हम कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी देश के साथ, हम यूएई के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, जो और जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में बात करूँ, कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, तो जो अदर प्लेयर्स होते हैं
उनके साथ जो हमारा रिलेशंस होता है किसी भी कंट्री का, वो नाजुक हो जाता है अगर हम किसी के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। तो ये एक इशू निकल के आता है जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेविगेटिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स। आज का जियोपॉलिटिक्स ज़्यादा नए मोड, नए डायमेंशन ओपन कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या, जो जियोपॉलिटिकल रीजन है मिडिल ईस्ट का, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब जब हम यूएई के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हमें बैलेंस करना होता है। सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इसलिए ये भी हमारे अच्छे पार्टनर्स हैं। तो हमें चैलेंज के रूप में ये निकल के आता है कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, इनके साथ भी हमें बैलेंसिंग पावर्स का स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग यूज करनी पड़ती है ना। और ये देखना पड़ता है कि इनडायरेक्टली या नेगेटिवली कुछ इम्पैक्ट हमारे रिलेशंस पे ना हो। कभी ऐसा ना हो कि हमारा कोलैबोरेशन, हमारा स्ट्रेटजिक जो हमारा प्लस पॉइंट है उसको हम खो दें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल सेंसिटिव एंड लेबर इश्यूज़। हम सब जानते हैं जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं और सोशल इंटीग्रेशन, ये कम्युनिटीज़ के लिए, कम्युनिटी जो होती हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। ठीक, अगर हम कल्चरल इंटीग्रेशन करें, कल्चरल इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ है ना, तो लोग हर कल्चर से आके मिल रहे हैं, है ना। जब सब लोग मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होगा, है ना। कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं, कुछ हम किसी को सिखाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक ब्रिज के रूप में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो नई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी उसके हमें नकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। अब देखो, इंडिया और यूएई दोनों ही नेट जीरो टारगेट प्राप्त करने के लिए कमिटेड है। ठीक है, यूएई 2050 तक, यूएई की अगर बात करता हूँ 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए कमिटेड है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, कार्बन एमिशन नहीं करेंगे। उन नेट जीरो का सेंस ये होता है कि जितना वो कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही वो ग्रीन एनर्जी उत्पन्न कर लेंगे, ताकि जो उनका कार्बन उत्सर्जन है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इंडिया का कार्बन नेट जीरो जो टारगेट है वो क्या डेट है, कब तक भारत कार्बन नेट जीरो एमिशंस कंट्री बनने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वे फॉरवर्ड, किस तरीके से हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं अपने रिलेशंस की हम बात करें तो इंडिया यूए के रिलेशंस के बारे में। तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे कि एक इशू अभी निकल के आया, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब सर्कल पूरा होगा, इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई होगी, नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी आएंगी, लोग माइग्रेंट होके आएंगे, स्किल्ड लेबर मिलेगी, स्किल्ड लेबर आ गई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, है ना, और ग्रोथ बढ़ेगी, सेक्टर बूम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज को मैं समझ सकते हैं, जब पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा, लोग मिलेंगे तो क्या होगा, आइडियाज़ शेयर होंगे, नए इसके साथ क्या होगा, नए आइडियाज़ निकलेंगे। तो हमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, कल्चरल एक्सचेंज और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में सस्टेनेबल कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो हमें इन सब जो हमारे टारगेट्स हैं इनको लेते हुए आगे बढ़ना है, और सीपा जैसे एक्टों के माध्यम से, सीपा जैसे एग्रीमेंटों के माध्यम से
जो चीज़ें बायलैटरल मीटिंग्स के तौर पर सॉल्व हो सकती हैं उनको सॉल्व करके आगे बढ़ते हुए अपने रिश्ते को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि कल्चरल सेंसिटिवनेस हो गया, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और दूसरा हम एक देख सकते हैं कि जो हमारा एक इशू है मिलिट्री, जो मैंने बताया था अभी, एक हम बात कर रहे थे नेविगेटिंग। तो जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, बात करें जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बात में के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम बात करें तो इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करके ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल को भी कन्विंस करना होगा कि हमारा पर्पज़ क्या है और हमारा गोल क्या है। इस जो टाइज बन रहा है इंडिया और यूएई का क्या पर्पज़ है, ताकि जो नेविगेटेड रीजन प्रॉब्लम होगी वो क्रिएट ना हो। ठीक है, बैलेंसिंग सिक्योरिटी ना आए, बैलेंसिंग इनसिक्योरिटी ना बढ़े। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।